Super. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ और इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में मैं अजय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो चलिए खबरें तेज रफ्तार से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने महाविकास आघाड़ी को भ्रष्टाचारी गठबंधन और उनके घोषणा पत्र को घोटाला पत्र बता दिया। प्रधानमंत्री की दूसरी जनसभा महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई, जहां प्रधानमंत्री के तेवर काफी आक्रामक नजर आए। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर संविधान के साथ राजनीति करने को लेकर के जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस वाले देश में बाबा साहब का नहीं, अपना अलग ही संविधान चलाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस के विभाजनकारी राजनीति पर भी जमकर हमला बोला। एक बार फिर से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दोहराया। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस को पिछड़े वर्ग की विरोधी पार्टी करार दिया। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम किया। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी। भाजपा नेता अमित शाह ने झारखंड के छतरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संविधान का ही अपमान किया। अमित शाह ने अपनी रैली में कहा, झारखंड में महिलाओं के लिए विशेष घोषणा की गई है। अब सालाना 25,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने झारखंड के जमशेदपुर में चुनावी रैली निकाली। अमित शाह की रैली में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा। झारखंड के खूंटी में भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने शिक्षा और रोजगार पर फोकस करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर 5 सालों में 5 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित किया। केंद्र सरकार पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि इंडी गठबंधन गरीबों के बैंक खातों में पैसे डालेगी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत लगा दी है। विश्रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार बनते ही एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड की धरती से बाहर निकालेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचारी बताया और कहा कि ये चोरों की सरकार है। उधर कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लचर करार दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फूट डालो और राज करो करने वाली पार्टी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं, यहां कुछ कहते हैं और अमेरिका में जाकर कहते हैं मौका आने पर आरक्षण को ही खत्म कर देंगे। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर देश को तोड़ने का आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड को दिए गए जवाब को संविधान विरोधी करार दिया।
महाराष्ट्र चुनाव में समर्थन देने के लिए ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने MBA के सामने 10% मुस्लिम आरक्षण समेत कई मांगे रखी हैं और कांग्रेस ने इन मांगों को लागू करने के लिए कदम भी उठाने की बात कही। रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे के कांग्रेस से गठबंधन पर कहा कि वे बाला साहिब ठाकरे के आदर्शों को भूल चुके हैं, सत्ता के लिए गठबंधन में हैं। उन्होंने MBA के वायदों को झूठ करार देते हुए कहा कि शरद पवार देश के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें देश को बांटने वाले वायदों से सचेत रहना चाहिए। बिहार में 13 नवंबर को 4 सीटों पर उपचुनाव लेकर के राजनीति तेज हो गई है। राजद सांसद सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की 300 बूथों पर पिटाई करेंगे। सुधाकर सिंह की इस धमकी पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि यह वक्त लालू यादव के जंगल राज का नहीं है, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। युवा मोर्चा ने शिमला में समोसा मार्च का आयोजन किया। इस समोसा मार्च में सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बनाए गए समोसे और केक उनके सुरक्षा कर्मचारियों को ही परोस दिए गए। उसके बाद विवाद खड़ा हुआ और फिर CBI जांच कराने की जरूरत पड़ी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के हिमाचल इकाई के अध्यक्ष तिलक राज ने कहा कि पूरे देश भर में हिमाचल का मजाक बन चुका है। कभी टॉयलेट टैक्स लगाने की बात होती है और अब समोसे पर नई यात्रा शुरू होगी। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के PA सुनील श्रीवास्तव और उनसे जुड़े लोगों के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर विभाग द्वारा रांची और जमशेदपुर में भी छापेमारी की गई। हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने कहा, सुनील श्रीवास्तव जूनियर इंजीनियर है। झारखंड CM उनकी पत्नी 10 कंपनियों के डायरेक्टर है। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC 5 राज्यों के दौरे पर है। दौरे के पहले चरण में JPC असम के गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक की गई। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि असम राज्य सरकार के प्रतिनिधि, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर रहे हैं। साथ ही मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर के अधिकारियों, वक्फ बोर्ड और हितधारकों के साथ भी चर्चा करेंगे। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वक्फ लाभ के लिए वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक के किसानों के हजारों एकड़ की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम करना चाहती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में छात्रों के साथ इंटरेक्शन के दौरान कहा कि यदि आप अपने लिए खड़े होने और तार्किक रूप से बोलने की क्षमता रखते हैं तो पितृसत्ता महिलाओं को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर बात करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर सरकार महिला केंद्रित नीति और महिला नेतृत्व वाली नीति को केंद्र में रख करके ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए ज्यादा अवसर पैदा करना चाहती है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के चौथे दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तेजी से प्रगति करता भारत आज संभावनाओं के केंद्र में है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि पारंपरिक सोच से निकलकर नए विकल्पों यानी ब्लू इकोनॉमी, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और हाइड्रो मिशन जैसे क्षेत्रों को चुनें। कार्यक्रम के मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने M.Tech, B.Tech के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल से सम्मानित किया। युवाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहने वाला है। छठ पूजा अनुष्ठान संपन्न होने के बाद बिहार और दूसरे प्रदेशों से लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने कई विशेष ट्रेन चलाई हैं। कटिहार रेल मंडल की ओर से कटिहार, पूर्णिया, जोगबनी और बारसोई समेत आधे दर्जन स्टेशन पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी गई।
कटिहार में अपर मंडल रेल प्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि स्टेशन पर भारी भीड़ की समस्या को देखते हुए यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया का प्रबंध किया गया है और प्रतिदिन लगभग 20,000 लोग कटिहार से यात्रा कर रहे हैं। आतंकवाद से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान बीजेपी नेता रविंदर रैना ने कहा कि आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। आतंकवादियों और उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड की स्थापना दिवस के मौके पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीद स्मारक पर जाकर के पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 24वें उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन की परेड में शामिल हुए। स्थापना दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लोक गायक प्रीतम भरतवाड़ और अन्य को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाने में सफल हो, इसके लिए सरकार संकल्पित है। सर्दियां शुरू होते ही 7 समुद्र पार से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रंग बिरंगी साइबेरियन पक्षी उत्तर प्रदेश के हापुड़ और अलीगढ़ पहुंचना शुरू हो गए हैं। तीर्थ नगरी ब्रजघाट में विदेशी पक्षियों का कोलाहल अपनी ओर श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। इधर दिल्ली की जहरीली हवा और यमुना नदी के प्रदूषित पानी से विदेशी पक्षियों के आगमन पर खासा असर पड़ा है। यहाँ अभी तक यमुना का किनारा साइबेरियन पक्षियों की अटखेलियों से गुलजार होता था, अब वो नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि यमुना में सफेद जहरीले झागों की परत नजर आ रही है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। कई इलाकों में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही धुंध की चादर छाई रही। बवाना में AQI सबसे ज्यादा 409 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी में आता है। रोहिणी में AQI 401 दर्ज किया। प्रदूषण के चलते लोगों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली की कई जगहों पर AQI लगभग 400 के पार पहुंचने में लोगों को अब सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मेले का शुभारंभ राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने पूजा अर्चना और ध्वजारोहण के साथ किया। मेले में ऊंटों और अन्य पशुओं को सजाया गया, जो कि आकर्षण का काफी केंद्र रहे। इस दौरान ऊंट नृत्य, घोड़ा दौड़ और धार्मिक झांकियों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकों के बीच मतदान के अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी अभियान के तहत मुंबई में साइकिल रैली निकाली। और इस सफर में हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। राजा, आओ। ये देखो मैसेज। कहते हैं वीडियो लाइक करके 500 रुपया रोज कमाओ। बस पहले थोड़ा पैसा दे के ललचाएंगे, फिर बोलेंगे कि और कमाना है तो पैसा भरो। हम दिन भर चूना लगाते हैं और ये लोग हम ही को चूना लगाने चले हैं। पान वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है कि अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और अब चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। तेलंगाना में जाति आधारित सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इनमें से 33 जिलों के 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा परिवारों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आय, राजनीतिक और जाति पर महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करना और सभी के लिए समान विकास सुनिश्चित करना।
आज गोपाष्टमी के अवसर पर मथुरा वृंदावन में जगह जगह गो पूजन का कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में स्थित कामधेनु गोगृह में साध्वी ऋतंबरा ने विश्व की सबसे छोटी 1.5 फीट की पुंगनुरु गाय का पूजन अर्चन किया। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की वारदात को 3 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जूनियर डॉक्टर्स ने रैली निकाली और पीड़िता के लिए न्याय की मांग की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज और नादयाल के श्रीशैलम के बीच सी प्लेन की डेमो फ्लाइट लॉन्च की। सी प्लेन सेवा शुरू होने के बाद भक्त अब सीधे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकेंगे। सी प्लेन की डेमो फ्लाइट लॉन्च के बाद मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ये नई सेवा राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। मुख्यमंत्री नायडू ने खुद सी प्लेन में उड़ान भरी। उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू भी मौजूद रहे। के राम मोहन नायडू ने कहा कि हम इस सेवा को आम आदमी के साथ जोड़ना चाहते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में दक्षिणी क्षेत्र के 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। एफसीआई और राज्य एजेंसियों ने चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन में 8 नवंबर तक पंजाब में 28,000 करोड़ रुपए की मूल्य की 121 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की विकास गाथा देश की मौजूदा $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को अगले 25 वर्षों में $35 ट्रिलियन तक ले जाएगी। सरकार ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना लॉन्च की है। मेडटेक लीडर्स ने कहा कि इससे न केवल घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि आयात पर निर्भरता भी कम होगी। नई रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्मार्टफोन बाजार में 7 से 8% की वृद्धि का अनुमान है। वहीं भारत में मोबाइल हैंडसेट बाजार में स्थिर वृद्धि जारी रहने की उम्मीद है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को वित्त वर्ष 2022 से 32 के दौरान $110 बिलियन के निवेश की उम्मीद है। रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वृद्धि लक्ष्यों के बीच बिजली की मांग में उछाल दर्ज किया गया। एशियन पेंट्स ने जुलाई सितंबर अवधि में 42% की भारी गिरावट के साथ 694 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया। एक साल पहले इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 1205 करोड़ रुपए। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ फिक्की ने हर्षवर्धन अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। हर्षवर्धन अग्रवाल 21 नवंबर को अपना कार्यभार संभालेंगे। आरबीआई ने साउथ इंडियन बैंक पर करीब 60 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। आरबीआई ने बैंक पर यह जुर्माना जमा पर ब्याज दर और बैंकों में ग्राहक सेवा पर कुछ निर्देशों के अनुपालन में खामी की वजह से लगाया है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण बेंगलुरु में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का आज उन्होंने शुभारंभ किया। इस मौके पर वित्त मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 149 स्थानों पर अवस्थित एमएसएमई क्लस्टर्स को भी संबोधित किया। बोलीविया के उपराष्ट्रपति डेविड चोकेहुआंका को कांग्रेस में उस वक्त अराजक स्थिति का सामना करना पड़ा जब राष्ट्रपति लुइस अर्से की प्रशासन रिपोर्ट से पहले सांसदों ने उन पर टमाटर और पानी फेंकना शुरू कर दिया। नाइजीरिया के मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे साबित हो कि नाइजीरियाई सेना ने पूर्वोत्तर में इस्लामी विद्रोह के खिलाफ अपनी लड़ाई में जानबूझकर महिलाओं और बच्चों पर हमला किया। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर धमाके में अब तक कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है। करीब 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके की जिम्मेदारी ली है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जमकर फटकार लगाई। सुधांशु त्रिवेदी ने संयुक्त राष्ट्र में जोर देकर कहा, जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और बना रहेगा। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में यहूदी विरोध प्रदर्शन पर अब 3 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। लाहौर में एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने इमरान खान को 9 मई के 4 दंगों के मामलों में जमानत दे दी।
इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने नीदरलैंड्स का दौरा किया। विदेश मंत्री गिदोन सार ने एम्स्टर्डम में नीदरलैंड के न्याय मंत्री डेविड वैन वील और दक्षिण मध्येंद्रा गीट वाइल्डर्स के साथ मुलाकात की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। दूसरे T20 मैच में भारतीय टीम अपना विजय अभियान जारी रखने के मकसद से मैदान पर उतरेगी। ऑस्ट्रेलिया ए ने इंडिया ए को 2 मैचों की औपचारिक टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में शनिवार को 6 विकेट से हराकर 2-0 से सीरीज अपने नाम कर लिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ डरबन में शतक जड़ने के बाद विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने खुलासा किया कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उन्हें अगले 7 T20 मैच में पारी का आगाज करने के बारे में बताया और उन्हें पूरा समर्थन का आश्वासन दिया। श्रीलंका की बधिर क्रिकेट टीम 1 से 8 दिसंबर तक भारत के दौरे पर आ रही है। इस दौरान श्रीलंका की बधिर क्रिकेट टीम और भारतीय बधिर टीम के बीच 5 वनडे मैच की सीरीज खेली जाएगी। भारत के बधिर टीम के वीरेंद्र सिंह की कप्तानी में भारत और श्रीलंका के बीच 2 दिसंबर को सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और दिग्गज PR श्रीजेश ने वर्ष 2024 के लिए क्रमशः FIH प्लेयर ऑफ द ईयर और गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हासिल किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और दिग्गज गोलकीपर PR राजेश ने FIH पुरस्कार जीतने पर भारतीय हॉकी प्रशंसकों के प्रति अपना आभार जताया। स्पेशल ओलंपिक भारत द्वारा दिल्ली में रन फॉर इल्यूजन का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली NCR क्षेत्र के 150 एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और संगठनों के 7,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। रन फॉर इल्यूजन कार्यक्रम का शुभारंभ कॉर्पोरेट मामलों और सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और स्पेशल ओलंपिक्स भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने किया। कांगड़ा जिला की विश्वविख्यात बीड़ बिलिंग घाटी में आयोजित पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप शनिवार को संपन्न हो गया। वर्ल्ड कप के ओवरऑल वर्ग में अमेरिकी पायलट ऑस्टिन कॉक्स और महिला वर्ग में पोलैंड की जोना कोकेट विजेता बनी। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप के पुरुष वर्ग में भारत के स्थानीय पायलट रणजीत सिंह जबकि दूसरे और पोलैंड के डामर कैपिटा तीसरे स्थान पर रहे हैं। बीड़ बिलिंग में वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन 2 नवंबर से 9 नवंबर तक किया। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शनिवार को महान भाला फेंक एथलीट यॉन जेलेंची को अपना नया कोच नियुक्त करने का ऐलान किया है। नीरज ने नए कोच का ऐलान करते हुए कहा कि बचपन से ही जेलेंजी के वीडियो देखने में उन्होंने बहुत समय बिताया। उनके साथ काम करना बहुत शानदार होगा। दक्षिण कोरिया के इक्सान में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में भारत के किरण जॉर्ज थाईलैंड के कोनलाबुत बेतिदरसान से हार गए। कोनलाबुत के खिलाफ किरण जॉर्ज की यह दूसरी हार है। चीन की पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता झेंग किनवेन ने WTA फाइनल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। झेंग ने सेमीफाइनल मुकाबले में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजियोवा को 6-3, 7-5 से हरा दिया। अभिनेता अजय देवगन ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि शैतान और दृश्यम के अब सीक्वल पर काम चल रहा है। रोहित शेट्टी और अजय देवगन एक बार फिर से अपनी कॉमेडी फिल्म गोलमाल 5 लेकर के आ रहे हैं। फिल्म वनवास का पहला गाना यादों के झरोखे से 11 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। वनवास फिल्म क्रिसमस के मौके पर 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। इसमें पहली बार नाना पाटेकर और डायरेक्टर अनिल शर्मा पहली बार साथ आ रहे हैं। अपकमिंग स्ट्रीमिंग सीरीज फ्रीडम एट मिडनाइट का ट्रेलर सामने आया है। इस वेब सीरीज में भारत की स्वतंत्रता के अंतिम क्षणों की एक झलक पेश की गई। नंदिता रॉय और शिव प्रसाद मुखर्जी की बांग्ला भाषा में बनी फिल्म बहुरूपी 5वें सप्ताह भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई। सेल्फी लेने आए फैंस के साथ आलिया भट्ट के बॉडीगार्ड ने बदसलूकी की। इस पर आलिया ने बॉडीगार्ड को समझाया और ऐसा न करने की हिदायत दी।
अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नानी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने अपनी नानी को असाधारण महिला कहा। गायक सोनू निगम की आगामी फिल्म वनवास के गीत यादों के झरोखों की एक रिकॉर्डिंग का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 ने 8 दिनों में 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सिंघम अगेन को अब पीछे छोड़ दिया। एक्सप्रेस न्यूज के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।